हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स स्टूडियो अकाउंटेंसी। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप नए आए हो हमारे चैनल पे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.letstudio.com, जहाँ पे आपको जीएसटी कोर्सेज और कई सारे और कोर्सेज भी पेड भी रहेंगे और फ्री भी रहेंगे, जो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और एनरोल कर सकते हो। बेसिक जीएसटी कोर्स, ये कोर्स स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है सीए प्रोफेशनल्स के लिए जिनको प्रैक्टिकल लाइफ में डिफ़िकल्टीज आ रही है, फिर एमएसएमई बिजनेस एंटिटीज़ के लिए जिनको ये नहीं पता रहता है कि जीएसटी कभी एप्लीकेबल हो रहा है, और फ्रेशर्स एंड अकाउंटेंट के लिए जिनको ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये फिगर कहाँ पे पुटअप करना है। तो इसमें टोटल हमने 15 सेशंस कवर किए हुए, जिसमें पहले 2 सेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए रहेंगे, फिर एक सेशन एलयूटी रजिस्ट्रेशन के लिए रहेगा, फिर 2 सेशंस ईवे बिल के लिए रहेंगे, फिर 2 सेशंस 2A रिकन्सिलिएशन के लिए रहेगा, और लास्ट के 9 सेशंस जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B एंड आईटीसी 04 रिटर्न के लिए रहेंगे। अभी आईटीसी 04 बहुत सारे लोगों ने ये रिटर्न के बारे में नहीं सुना होगा। आईटीसी 04 उनको एप्लीकेबल है जो जॉब वर्क के लिए गुड्स बेचते हैं। तो हम लोग अभी आगे देखेंगे कि जीएसटी कभी एप्लीकेबल होगा और एप्लीकेबल होने के बाद क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडिया में कितने टाइप के टैक्सेस होते हैं। इंडिया में 2 टाइप के टैक्सेस है, एक है डायरेक्ट टैक्स एंड दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स मतलब जो भी टैक्स आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो और आपने 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, तो वो प्रॉफिट के ऊपर कुछ परसेंटेज आपको टैक्स के तौर पे गवर्नमेंट को पे करना रहता है, जो आपकी डायरेक्टली इनकम के ऊपर आप टैक्स पे कर रहे हो, तो उसके लिए हम उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो फिर इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स मतलब इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करना। तो वो कैसे आप करते हो? फॉर एग्जाम्पल, आप कोई शॉपिंग मॉल में गए और वहाँ पे आपने ग्रॉसरीज परचेज की, तो वो जो शॉप ओनर रहेगा वो आपको एक बिल देगा जिसमें आपको सीजीएसटी टैक्स एंड एसजीएसटी टैक्स ऐसा करके आएगा। वो टैक्स है इनडायरेक्टली टैक्स, जो आप शॉप ओनर को पे कर रहे हो और शॉप ओनर आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे करता है। तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में आज बात करेंगे। अभी आपको मैं बता दूँ, जीएसटी 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस हुआ है। इसमें टोटल 14 टाइप के टैक्स मर्ज हो गए और उसमें से एक लॉ बनाया हुआ है, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि हम लोग 14 टाइप के टैक्स फॉलो कर रहे थे, उसको सबको मर्ज करके उन्होंने एक टैक्स बना दिया। तो अभी हमने बात किया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है जीएसटी। वो जीएसटी आपको कभी एप्लीकेबल हो रहा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया रखा हुआ है कि आपका टर्नओवर का लिमिट क्या है और आप किस में डील कर रहे हो। यहाँ पे याद रखिए कि आप किस में डील कर रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है, साइड बाय साइड आपका टर्नओवर का क्राइटेरिया भी इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर समझ लो आपका बिजनेस लोकेशन क्लास A की कैटेगरी में है और आप गुड्स में डील कर रहे हो और आपका टर्नओवर 40 लाख से अबव हो गया, तो आपको जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लास A की स्टेट की कैटेगरी के लिए यहाँ पे हमने नीचे उसका पूरा नाम वाइज दिया हुआ है, वो आप देख लीजिए आप कौन सी कैटेगरी में बैठ रहे हैं। और अगर आप समझ लो क्लास B की कैटेगरी में आपका बिजनेस लोकेशन है, तो आपको टर्नओवर का क्राइटेरिया 20 लाख हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए कि आप अगर सर्विस में डील कर रहे हो या तो सर्विस एंड गुड्स के लिए डील कर रहे हो, तो आपका टर्नओवर का क्राइटेरिया 20 लाख हो जाएगा अगर आपका बिजनेस लोकेशन क्लास A की कैटेगरी में है, और या फिर आपका क्राइटेरिया 10 लाख हो जाएगा अगर आपका बिजनेस लोकेशन क्लास B की कैटेगरी में है। अभी यहाँ पे ना बहुत सारे लोग को कन्फ्यूज़न है कि जो 40 लाख का टर्नओवर का क्राइटेरिया इंक्रीज़ किया हुआ है ना फ्रॉम द 1 अप्रैल 2019, वो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा समझ रहे हैं कि वो गुड्स एंड सर्विस दोनों के लिए है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, गुड्स एंड सर्विस के लिए दोनों का क्राइटेरिया अलग अलग है। तो अभी हमने देखा कि जीएसटी एप्लीकेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट ने टर्नओवर का क्राइटेरिया रखा हुआ है और साथ में आप कौन सी चीज़ में डील कर रहे हो उसके बारे में भी बताया हुआ है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल है। तो यहाँ पे आप अगर ये 11 कैटेगरी में फॉल कर रहे हो तो आपको जीएसटी फ्रॉम द टर्नओवर ऑफ ₹1 आपको एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये 11 कैटेगरी कौन सी है? यहाँ पे 11 कैटेगरी में फर्स्ट कैटेगरी है अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करना चाहते हो। इंटर स्टेट सप्लाई मतलब अगर आप जो भी स्टेट में आपका बिजनेस है उसके बाहर अगर आप कुछ सप्लाई करना चाहते हो, मतलब सेल्स करना चाहते हो, तो आपको जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा फ्रॉम द टर्नओवर ₹1।
फिर है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब कि फॉर एग्जांपल आप कोई सर्कस के ओनर हो, सर्कस आपका बिजनेस है और आप उसके ओनर हो, आप हर एक स्टेट में, बहुत सारे स्टेट में आप शो ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो उसमें स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही आप वहाँ पे रहते हो, तो वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में कैटेगरी में आता है, क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए ही वो स्टेट में वहाँ पे रहते हैं, उसके लिए उसको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं। फिर आता है RCM, मतलब रिवर्स चार्ज अगर आपको एप्लीकेबल है तो आपको कंपलसरी GST रजिस्ट्रेशन लेना है। फिर आता है कि आपको TDS या TCS अगर आप डिडक्ट कर रहे हो तो आपको कंपलसरी GST रजिस्ट्रेशन लेना है। फिर ये ODR सर्विस, NRI, और फिर 3 और कैटेगरी है जो नॉर्मली प्रैक्टिकली बहुत सारी लाइफ में यूटिलाइज नहीं हो रही है, तो मैं यहाँ पे उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो हमने यहाँ पे बात की एक्सेप्शनल केस की, लेकिन यहाँ पे समझ लो आप एक्सेप्शनल केस की कैटेगरी में नहीं आ रहे हो, फिर भी वहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे जो आपको ध्यान में रखने लायक है। जैसे कि मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, अगर आप समझ लो एग्जाम गुड्स या तो नील रेटेड गुड्स या तो सर्विसेज में आप डील कर रहे हो, मतलब कि आप जो भी गुड्स सप्लाई कर रहे हो या सर्विस सप्लाई कर रहे हो, तो उसमें आपका जो टैक्स रेट है, GST का रेट, वो 0 दिया गया हुआ है, तो आपको GST एप्लीकेबल है या नहीं। इसमें मैं आपको बता दूं, GST आपको एप्लीकेबल नहीं है अगर आप सिर्फ और सिर्फ GST एग्जाम गुड्स या तो नील रेटेड गुड्स में या तो सर्विसेज में डील कर रहे हो। तो भले ही आपका टर्नओवर जो मैंने ऊपर दी गई लिमिट है उससे ज़्यादा हो गया तो भी आपको GST एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन दूसरा पॉइंट यहाँ पे थोड़ा और प्रैक्टिकली कन्फ्यूज़न वाला है जो मैं आपको बता रहा हूँ। समझ लो आप एग्जाम गुड्स और टैक्सेबल सर्विस दोनों में सप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल एग्जाम गुड्स बोले तो फ्रूट्स में आप डील कर रहे हो, जो बेसिक नेसेसिटी है, फ्रूट्स या एजुकेशन, वो उसमें है ना GST एप्लीकेबल नहीं दिया गया हुआ है गवर्नमेंट ने। लेकिन साइड बाय साइड आप सीमेंट का भी बिजनेस कर रहे हो, तो यहाँ पे सीमेंट का बिजनेस है, वो टैक्सेबल सप्लाई है आपकी। तो ये दोनों का अगर आप सप्लाई कर रहे हो ना, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है टर्नओवर का, एग्जेम्प्ट वाला अलग निकाल के करना है और सिर्फ टैक्सेबल लेना है या दोनों को साथ में करना है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, दोनों को क्लब करके आपको करना है। मतलब आपका बिजनेस का क्राइटेरिया जो टर्नओवर का है वो आपको 40 लाख का क्राइटेरिया, अगर आप क्लास A की स्टेट की कैटेगरी में फॉल हो रहे हो तो आपका सीमेंट का सप्लाई का बिजनेस का टोटल और एग्जाम सप्लाई का टोटल, वो दोनों का टोटल क्लब करके आपको अपना क्राइटेरिया चेक करना है कि 40 लाख से ज़्यादा हो गया हुआ है तो आपको GST एप्लीकेबल हो जाएगा। और फिर लास्ट एक थर्ड पॉइंट, प्रैक्टिकली बहुत सारे लोग को डिफ़िकल्टी आ रही है। समझ लो आपको बहुत सारे स्टेट में आपका बिजनेस है, यहाँ पे या तो सेल्स ऑफिस के रूप में है या तो गोडाउन फैक्ट्री के रूप में है, तो इसमें आपको टर्नओवर का क्राइटेरिया कैसे चेक करना है, स्टेट वाइज अलग अलग या सब स्टेट में साथ में मिला के। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी पैन नंबर, मतलब आपका जो पैन नंबर है उसका टोटल आपको करना है। मतलब आपका समझ लो एक बिजनेस है जिसका पैन नंबर ABCD XYZ है और दूसरा बिजनेस है उसका BCD XYZ है। तो यहाँ पे ABCD XYZ का जितने भी स्टेट में आपका ABCD XYZ का पैन नंबर एप्लीकेबल है ना, उसका सबका मिला के आपको टर्नओवर का क्राइटेरिया चेक करना है। और यहाँ पे जो दूसरा वाला पैन नंबर है उसका अलग से आपको क्राइटेरिया चेक करना है। मतलब ये पैन वाइज आपको टोटल करना है। तो ऊपर हमने देखा कि आपको GST कभी एप्लीकेबल है। GST एप्लीकेबल होने के बाद फर्स्ट स्टेप है GST रजिस्ट्रेशन का, लेकिन उसमें GST रजिस्ट्रेशन के लिए भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ स्कीम यहाँ पे नोटिफाई की है। ये स्कीम है कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम मतलब कि उसमें आपको बहुत ही कम कंप्लायंस फॉलो करना है और उसका GST का जो कैलकुलेशन है वो भी बहुत ही आसान है। तो इसके लिए आपको कंपोजिशन स्कीम में जाना है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, उसके लिए भी टर्नओवर का ही क्राइटेरिया है। अगर आपका प्रीवियस ईयर में अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हो। और नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट और उत्तराखंड के लिए ये टर्नओवर का लिमिट 75 लाख का दिया गया हुआ है। तो अभी एक कंपोजिशन स्कीम में नई स्कीम इंट्रोड्यूस हुई है जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर के लिए है। अभी जो मैंने आपको ऊपर 1.5 करोड़ का टर्नओवर बताया वो गुड्स के लिए था, आप अगर गुड्स में डील कर रहे हो। लेकिन अगर समझ लो आप सर्विस में डील कर रहे हो, तो अगर आपका टर्नओवर का क्राइटेरिया 50 लाख है तो आपको कंपोजिशन स्कीम में जाने के लिए अवेलेबिलिटी है। और उसमें टैक्स रेट जो दिया हुआ है वो 6% है। मतलब कि अगर आप रेस्टोरेंट ओनर के मालिक है
तो वो सर्विस इंडस्ट्री में आता है। तो आपको 6% टैक्स पे करके आप उसमें सिंपल कैलकुलेशन करके टैक्स पे करके आप उसमें कंप्लायंस फॉलो कर सकते हो। तो कंपोजिशन स्कीम बहुत ही आसान रास्ता है, लेकिन जाने से पहले एक बार मेरी एडवाइस है कि कंसल्टेंट को कंसल्ट कर लीजिए। अभी हम लोग बात करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। जीएसटी रजिस्टर करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ डिटेल्स चाहिए। ये हमने टोटल 6 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से सबसे पहले डिटेल्स रिक्वायर है बिजनेस डिटेल्स। बिजनेस डिटेल्स मतलब आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, समझ लो आप प्रोप्राइटर हो तो आपको पैन कार्ड चाहिए। अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म है तो आपको आपका फॉर्म का पैन कार्ड एंड पार्टनरशिप डीड लगेगा। और आप एचयूएफ है तो एचयूएफ का डीड एंड एचयूएफ का पैन कार्ड लगेगा। या तो फिर आप प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पैन कार्ड, उसका एमओए, एओए एंड पैन नंबर लगेगा। सेकंड आता है ओनर्स डिटेल्स। ओनर्स डिटेल मतलब जो भी प्रोप्राइटर है वो तो सेम उसका पैन कार्ड ही लगेगा। फिर उसका फ़ोटो, उसका ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर एंड मोबाइल नंबर। अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म में हैं तो सब पार्टनर्स के पैन कार्ड, फ़ोटो, ईमेल आईडी, आधार नंबर एंड मोबाइल नंबर। अगर आप एचयूएफ है तो सब एचयूएफ एंड उसके को पार्टनर्स के फ़ोटो, ईमेल आईडी, आधार नंबर एंड मोबाइल नंबर। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो जितने भी डायरेक्टर्स है वो सबके मोबाइल नंबर, फ़ोटो, ईमेल आईडी एंड आधार कार्ड नंबर एंड पैन नंबर। फिर तीसरी कैटेगरी आ रही है आपकी बिजनेस एड्रेस प्रूफ की। यहाँ पे है ना बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। बिजनेस एड्रेस प्रूफ मतलब 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। या तो आपका प्रीमाइसिस ओन्ड है या तो आपने रेंटेड पे लिया हुआ है या लीज पे लिया हुआ है। अगर ओन्ड है तो आपको सिर्फ उसका बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल ही कॉपी लगेगा, जिसमें आपके बिजनेस का नाम वहाँ पे आएगा। समझ लो अगर आपने रेंट पे लिया हुआ है तो आपको एक एनओसी लगेगा जो भी बिजनेस प्रॉपर्टी का ओनर है उनका, और फिर आपका रेंट एग्रीमेंट कॉपी रहेगा। ये 2 चीज़ में आपका बिजनेस एड्रेस प्रूफ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग कहाँ पे मिस्टेक करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उनका समझ लो 1 से ज़्यादा बिजनेस प्लेसेस है, तो उनका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है जहाँ पे वो नॉर्मली बिजनेस दिखाया करते हैं उनका ही सिर्फ वो रजिस्टर्ड करते हैं। बाकी की प्लेस, एडिशनल प्लेस जो रहती है, जो फैक्ट्री रहती है या गोडाउन रहता है, उनको वो कभी भी रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं। इसमें मैंने बहुत सारे लोग को देखा है कि जो भी फ्लिपकार्ट या उनकी सेल्स करता है ना, तो उनका माल कभी कभी फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस पे पड़ा रहता है। तो वो वेयर हाउस को भी आपको एडिशनल प्लेस के बिजनेस के तौर पे आपको यहाँ पे दिखाना होगा। मतलब आपका प्रिंसिपल प्लेस तो बिजनेस है ही, साथ में जो फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस है ना वो भी आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हो जाएगा। तो ये बहुत ही केयरफुल करने वाली बात है। अगर आपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ पे नहीं दिखाया रहेगा ना तो आपको पेनल्टी का चांसेस है। फिर 4th आता है अपना गुड्स के लिए या सर्विस के HSN कोड एंड चेक कोड के लिए। मतलब आपको अपना गुड्स का डिस्क्रिप्शन देना है और उसका HSN कोड देना है। फिर 5th आता है बैंक डिटेल्स, जिसमें आपको अपना कैंसिल चेक देना है और उसमें जो भी आपका बैंक डिटेल्स रहेगा वो आ जाएगा। और लास्ट 6th पार्ट है वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। प्रोप्राइटर के लिए कोई भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत नहीं है। पार्टनरशिप फर्म में कोई भी एक पार्टनर को आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे एक एनओसी देना रहता है, जिसका फॉर्मेट आपको हमारे दी गई हुई लिंक से आपको मिल जाएगा। फिर एचयूएफ में सब को पार्टनर्स को एचयूएफ को एनओसी देना है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आपको एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, जिसमें कोई भी एक पर्सन को ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आप उसको दिखा सकते हो। मैं दर्शित मेहता CPC एंड लेट्स शूट की ओर से आपको धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।